हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बर्मा स्टॉक ट्रेड। फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो आईपीओ से रिलेटेड होने वाला है। इस वीडियो में हम सीखेंगे आईपीओ क्या होता है, आईपीओ को शेयर मार्केट में कैसे लाया जाता है और उसको लाने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, पूरा प्रोसेस समझेंगे। सो बिना देरी किए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो मार्केट होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्राइमरी मार्केट और दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट बेसिकली उसको हम कह सकते हैं जो आईपीओ से रिलेटेड पूरा प्रोसेस होता है, और जब कोई भी आईपीओ शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाता है तब उसे बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। मतलब कि हम ज़्यादातर सेकेंडरी मार्केट के ही बारे में बात करते हैं। तो अब बात करते हैं कि आईपीओ क्या होता है। देखिए, जब भी कोई कंपनी फर्स्ट टाइम खुद को शेयर मार्केट में लिस्ट करती है उसे बोलते हैं आईपीओ। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए कोई भी इंडिविजुअल पर्सन, चाहे आप या मैं या कोई भी पर्सन हो, वो कोई बिजनेस रन करता है, तो उस पर्सन के पास जितना फंड होता है वो बिजनेस में लगा देता है। तो आप ही बताइए कि एक पर्सन के पास कितना ही पैसा हो सकता है, और वो पर्सन अपने बिजनेस को एक बहुत बड़ी कंपनी में तब्दील करना चाहता है, तो उसको फंड की तो ज़रूरत पड़ेगी ही। उसके पास जितना फंड था उसने तो बिजनेस में लगा ही दिया, तो अब उसको फंड रेज करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो फंड रेज करने के लिए बैंक से लोन लेने जाता है। एक बैंक भी लोन देता है तो उसकी भी तो लिमिट होती है। मान लीजिए लोन ले भी लिया और बिजनेस में लगा भी दिया, तो लोन के पैसे में भी तो एक रिस्क होता है। अगर हमारी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कंपनी ग्रो कर रही है, अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, तब तो हमारी बल्ले बल्ले है, लोन का ब्याज भी दे देंगे और मूलधन भी दे देंगे। आगे चलकर कंपनी नुकसान में चली जाती है, कंपनी को घाटा हो जाता है, और अगर कोई जुगाड़ ना हो प्रॉफिट का, तो भी आपको लोन का इंटरेस्ट और लोन तो चुकाना ही पड़ेगा। भले ही आप एसेट्स ही क्यों न बेच कर चुकाओ, लोन का पैसा है तो आपको चुकाना ही पड़ेगा। मतलब कि लोन का पैसा हमारे लिए रिस्क का पैसा है। तो अब हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कोई और ऑप्शन चूज करेंगे जहां पर रिस्क ना हो या रिस्क कम हो। तो हमारा ऑप्शन है इक्विटी, जहां कंपनी कहती है कि तुम हमारा शेयर ही ले लो। अब इसके भी दो तरीके हैं। पहला, फैमिली फ्रेंड रिलेटिव्स में, या फिर किसी बड़े पैसे वाले जैसे कि HNI, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल को बोला, या फिर किसी बड़ी फर्म VC, वेंचर कैपिटल प्राइवेट इक्विटी को बोला कि ऐसी बात है कि आप हमारी कंपनी के 20% शेयर ले लो और बदले में फंड दे दो। सपोज दैट कंपनी का टोटल वैल्यूएशन 100 करोड़ निकाला हमने, तो मुझे 20 करोड़ रुपए दे दीजिए और मुझसे बदले में कंपनी के 20% शेयर रख लीजिए। देखिए, इसमें हमें फ़ायदा क्या है कि अगर हमारी कंपनी ग्रो करती है, प्रॉफिट करती है, तो हर प्रॉफिट में कंपनी के वैल्यूएशन में उस फर्म को या इन्वेस्टर को 20% का शेयर है, तो उस हिसाब से उससे भी प्रॉफिट होगा। और मान लीजिए कि आगे चलकर हमारी कंपनी ग्रो नहीं की, या कंपनी का प्रोजेक्ट फेल हो गया, या कंपनी लॉस में चली जाती है, तो 20 करोड़ पर तो हमें कोई इंटरेस्ट देना ही नहीं है, क्योंकि हमने तो कोई लोन लिया ही नहीं है, और ना ही हमें 20 करोड़ रुपए वापस करने होंगे, क्योंकि तुमने हमें पैसे दिए हैं और हमने तुम्हें शेयर दिए हैं। बात ख़त्म। तो हमें ना कोई पैसे वापस करना है और ना ही कोई इंटरेस्ट देना है। तो अगर हम ये कहें कि ये तो फ्री के पैसे की तरह है, तो ये फ्री के पैसे नहीं है, क्योंकि हमने तो 20% का शेयर दिया है। अगर हम फ्यूचर में 100 करोड़ कमाते हैं तो 20 करोड़ देने भी होंगे, क्योंकि प्रॉफिट में पैसे देने में क्या दिक्कत है। जब जब प्रॉफिट होगा पैसे दे देंगे 20% के हिसाब से। अब देखिए, हमने अगर अपनी कंपनी की इक्विटी को, मतलब कि शेयर्स को, कुछ लिमिटेड लोगों में बेचते हैं तो उसे प्राइवेट प्लेसमेंट कहा जाता है। यहीं पर हमने ये कहा कि अपनी इक्विटी को किसी प्राइवेट पर्सन या प्राइवेट ग्रुपों को न देकर आम पब्लिक में बेचे, उसे बोलते हैं आईपीओ। ठीक है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्राइवेट में क्या दिक्कत है,
तो देखिए सभी स्टार्टअप बेसिकली प्राइवेट से ही स्टार्ट करती हैं। प्राइवेट में ये है, एक पर्सन है जो हर बिजनेस पर मॉनिटरिंग रखेगा, हर 3 महीने पर ये बोलेगा कि कौन सा डिसीजन ले रहे हो, मुझे भी बताओ, कहाँ क्या क्या हो रहा है, मुझसे भी पूछ करो जवाबदारी के लिए, क्योंकि वो भी 20% का हिस्सेदारी रखता है ना। तो बोर्ड पर एक पर्सन आ जाएगा और आपके हर डिसीजन को देखेगा और क्वेश्चन पूछेगा। तब आप सोचोगे कि ये तो सिस्टम सही नहीं है, मुझे ऐसा टेंशन नहीं पालना है। तब आपने ये सोचा कि मुझे 20% शेयर देना ही है, तो 2-4 लोगों की बजाय अगर मैं 2000 लोगों में शेयर बेच दूँ तो ये भी ठीक रहेगा। मान लीजिए मैंने 20% शेयर इशू कर दिया मार्केट में, तो किसी के पास 1, किसी के पास 2, तो किसी के पास 4 शेयर लेके बैठे हैं। सब उस शेयर के ओनर हैं, लेकिन वो रोज़ कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहे हैं, कोई चीज़ चेक नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं आईपीओ को लेके आऊँगा पब्लिकली। अब हम बात करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम आईपीओ लाने के लिए एलिजिबल हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ बड़े लोग ही आईपीओ लाते हैं। तो देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, बड़े और छोटे लोग दोनों लोग आईपीओ ला सकते हैं। आपको आईपीओ लाने के लिए एनएससी या बीएससी एक्सचेंज पर लिस्ट होना पड़ेगा। अब बात आती है कि लिस्ट होने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। तो देखिए दोनों बोर्ड के अपने अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो अगर मैं एनएससी का एग्जांपल दूं तो एनएससी में आईपीओ लाने के लिए मिनिमम 10 करोड़ पेड अप कैपिटल होना चाहिए और शेयर लिस्ट हो जाने के बाद उसकी वैल्यूएशन 25 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि मैं तो 10 करोड़ और 25 करोड़ कर लूँगा, मगर कई लोग ये कहेंगे कि 10 करोड़ और 25 करोड़ मेरे पास इतना तो नहीं है। तो इस कंडीशन में बीएससी आपकी हेल्प करेगी। बीएससी का एक मेन बोर्ड होता है जहाँ पर बीएससी का एक्चुअल काम होता है। बीएससी ने एक एसएमई बोर्ड बनाया है जहाँ पर एसएमई आईपीओ ला सकते हैं। एसएमई मतलब स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज। एसएमई में जो रिक्वायरमेंट है वो कम है। एसएमई में आपकी पेड अप कैपिटल 3 करोड़ से ऊपर और 25 करोड़ से कम होना चाहिए। जैसे कि आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन 3 करोड़ से 25 करोड़ के बीच में है तो आप आईपीओ ला सकते हैं। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, तो देखिए अगर आपका नेटवर्थ 3 करोड़ से ज़्यादा है तो आप एलिजिबल हैं। नेटवर्क का फार्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज़ और आपके लास्ट 3 ईयर में 2 साल प्लस होने चाहिए। प्रॉफिट कितना है उससे कोई मतलब नहीं है, बस 2 साल प्लस में होना चाहिए। मान लीजिए आपके 3 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है, तो 3 करोड़ रुपए से लेकर 25 करोड़ रुपए तक का आईपीओ ला सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसका प्रोसेस क्या होता है। आईपीओ लाने के लिए मर्चेंट बैंकर ढूंढने चाहिए। अब ये मर्चेंट बैंकर कौन है? मर्चेंट बैंकर वो है जिनको मार्केट से पैसा इकट्ठा करने और आईपीओ लाने में मदद करते हैं। अब बात आती है कि मर्चेंट बैंक को कहाँ से ढूंढ सकते हैं। तो देखिए जितनी भी बड़ी बैंक हैं सब ने अपने एक अलग मर्चेंट बैंकिंग ऑफिस खोल रखा है, जैसे कि एसबीआई, आईसीआईसीआई और भी बैंक है। मतलब कि जितने भी बड़े बैंक हैं सब ने मर्चेंट बैंकिंग का ब्रांच खोल रखा है। आप वहाँ पर जाकर बोलेंगे कि हमें आईपीओ लाना है, तो वो बोलेंगे कि सबसे पहले आप अपना बैलेंस शीट और प्रोजेक्ट लाओ, हम देखेंगे कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। वो देख लेंगे कि कंपनी तो अच्छा है और 3 साल का रिकॉर्ड भी ठीक है, बैलेंस शीट भी ठीक है और भी बहुत कुछ चेक करते हैं। कहते हैं अपने बिजनेस के बारे में बताओ और कुछ, कि तुम्हारी ब्रांचेज कितनी है, किस तरह से पैसा अर्न करते हो, कस्टमर कितने हैं और किस तरह के हैं। बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं और जब बैंक को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि सब कुछ तो अच्छा है तो हम आपका डाटा एक्सेप्ट करते हैं और हम आपका मर्चेंट बैंकर बनने के लिए रेडी हैं। उसके बाद मर्चेंट बैंकर बोलते हैं कि अब आपकी सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, आज से
आपका सारा काम हम संभाल लेंगे। स्टेप 1 कंप्लीट, कि मर्चेंट बैंक सेटिस्फाइड है कि कंपनी का सब कुछ अच्छा है। अब आता है स्टेप नंबर 2। फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा बोरिंग हो रहा होगा, मगर आपको डिटेल में हर चीज़ जानना है तो अच्छा से सुनना होगा। सो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की, ड्यू डिलिजेंस एंड फाइलिंग। ड्यू डिलिजेंस में बैंकर ने आपका सब कुछ डिटेल में चेक कर लिया। अब जो उसका अंडर राइटिंग होगा, अंडर राइटिंग का मतलब ये है कि मान लीजिए इनका 5 करोड़ का आईपीओ आ रहा है और मैं इनकी हेल्प कर रहा हूँ आईपीओ लाने में। अगर आगे चलकर इनके आईपीओ में पैसा लोगों ने इतना नहीं लगाया, केवल 4 करोड़ ही लगाया, उस कंडीशन में जो 1 करोड़ बाकी है वो मैं अपने पास से दे दूंगा। अंडर राइटिंग मर्चेंट बैंक ये भी कहते हैं कि 5 करोड़ की जगह 2 करोड़ ही आया तो 3 अपने पास से लगा देंगे, और अगर 1 करोड़ भी ना आया तो 5 के 5 करोड़ अपने पास से लगा देंगे। सो मर्चेंट बैंकर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। वो पहले ही कंपनी के बारे में सब कुछ चेक कर लेता है, इसलिए वो गारंटी लेता है। अब बात करते हैं फाइलिंग की। एक होता है DRHP, ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, और दूसरा होता है RHP, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, सेबी में और बाकी जगह सबमिट करना पड़ता है तक पब्लिक को बताने के लिए कि जो भी हम आईपीओ लाए हैं वो बेसिकली है क्या। इसमें प्रोमोटर की सारी डिटेल होती है कि प्रोमोटर कौन है, प्रोमोटर कहाँ से है, क्या एजुकेशन है, कितने शेयर हैं, कंपनी की पूरी डिटेल होती है। जैसे कंपनी कब रजिस्टर हुई थी, कंपनी क्या काम करती है, कंपनी कैसा करती है, कंपनी का ब्रांच कितने हैं, कंपनी का एम्प्लॉय कितना है, कंपनी का टर्नओवर कितना है, कंपनी का प्रॉफिट क्या है, रिस्क क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है। सब डिटेल कंपनी लिख के देता है सेबी में कि हमारी कंपनी ये करती थी, ये करती है और आगे ये करना चाहती है। ये 3 साल का बैलेंस शीट है और अगले 10 साल का हमारा ये प्लान है। हम पैसा लेकर ये करना चाहते हैं। ये सब कुछ सेबी को बताना पड़ता है। जैसे सेबी में फाइल होगी और एसएमई आईपीओ में तो सेबी की ज़रूरत है ही नहीं, तो एक्सचेंज में फाइल होगी। मतलब कि जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है सब जगह जाकर डॉक्यूमेंट का कॉपी जमा हो जाएगा। अब बात करते हैं प्राइजिंग की, कि हमारे शेयर का प्राइस कितना होगा। तो देखिए, जो मर्चेंट बैंकर है वो आपकी बैलेंस शीट को और आपके कंपनी के फ्यूचर को देखकर एक सिस्टम फॉलो करेगा और कंपनी का वैल्यूएशन निकालेगा। मान लीजिए कि मेरी कंपनी का वैल्यूएशन है 100 करोड़, तो मैंने कहा कंपनी का 80% शेयर मैं रखूँगा, सिर्फ 20% ही शेयर पब्लिक को दूंगा। इस हिसाब से 80 करोड़ मेरे पास, यानी कि 20 करोड़ का आईपीओ है। तो इसका प्राइस कैसे सेट होगा, उसका भी वो कैलकुलेशन करके निकालते हैं। तो देखिए, एक होता है फिक्स प्राइस और एक होता है बिड प्राइस। देखिए, फिक्स प्राइस में क्या होता है कि कोई एक स्पेसिफिक प्राइस होता है, जैसे कि मान लीजिए 150 हो गया, 200 हो गया, ये 170 हो गया। इस तरह का जो प्राइस होता है उससे बोलते हैं फिक्स्ड प्राइस। और एक होता है बिड प्राइस। इसमें 2 प्राइस का एक रेंज होता है, जैसे कि 110 रुपये से लेके 135 तक, 170 से लेके 210 तक। इस तरह का जो प्राइजिंग सेट होता है उसे बोलते हैं बिड प्राइस। अब बात करते हैं कि ये 20 करोड़ का आईपीओ है, तो इसमें पैसे कौन कौन लगाएगा। तो देखिए, 3 तरह के लोग होते हैं। एक होता है QIB, मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस बैंक। जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड है, जैसे रिलायंस म्यूचुअल फंड, ICICI म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड, ये सब बड़े बड़े फंड हैं। ये सब बोले कि आईपीओ में मुझे 50% दे दो। दूसरा होता है NII, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। जैसे कोई बड़ा पर्सन है, खुद 1 करोड़ या 2 करोड़ इन्वेस्ट करेगा, वो कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, वो एक पर्सन है जो बड़ा आदमी है और वो बड़ा इन्वेस्ट करता है। तीसरा होता है RII, मेरे और आप जैसे लोग जो 10,000, 20,000, 50,000 इन्वेस्ट करते हैं। गवर्नमेंट का रिक्वायरमेंट है कि जो QIB है, आईपीओ में पर्टिकुलर इसका पोस्ट लेना ही लेना है, क्योंकि गवर्नमेंट कहेगी कि 20 करोड़ का आईपीओ है, आगे चलकर आईपीओ डूब जाए
तो रिटेल इन्वेस्टर को परेशानी ना हो। इसलिए जो बड़े लोग हैं वो भी इस आईपीओ में थोड़ा थोड़ा पैसा तुम भी लगाओ, ताकि रिटेल इन्वेस्टर पर सारा भार ना आ जाए। मान लीजिए कुछ हो भी जाता है तो सब प्रॉब्लम रिटेल को नहीं झेलना पड़ेगा। अब सारा बंटवारा हो गया। 20 में से 10 करोड़ क्यूआईबी ले लेंगे, 2.5 करोड़ इंस्टीट्यूशनल बैंक ले लेंगे और 7.5 करोड़ आरआईआई ले लेंगे। अब जो है पब्लिक में आईपीओ को हाईलाइट किया जाएगा, जैसे कि एड्स चलेगा, मीटिंग्स होगी, न्यूज़ चलेगा कि हमारी कंपनी बहुत अच्छी है, इस आईपीओ में इन्वेस्ट करो। अब लिस्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब भी आप आईपीओ को अप्लाई करने जाते होंगे तो उसमें आपको डेट मिलता होगा कि इतने तारीख से लेकर इतने तारीख के बीच में आप आईपीओ को अप्लाई कर सकते हैं। एक बात और है, मान लीजिए कि मेरे 10 लाख शेयर थे 200 रुपये के, तो 10 लाख शेयर में से केवल 7.5 लाख का ही एप्लीकेशन आया। तो जो बाकी का 2.5 लाख का एप्लीकेशन है उसके लिए आप टेंशन मत लो, क्योंकि जो मर्चेंट बैंकर है उसने कहा था कि जितना बाकी होगा उसको मैं ले लूँगा। जितना हमारा एप्लीकेशन है उससे कम लोग अप्लाई करते हैं तो उसे बोलते हैं अंडर सब्सक्राइब। अब दूसरा क्या हो सकता है कि हमारा 10 लाख का था, 10 लाख आ गया, मतलब तो यहाँ पे बात ही खत्म। एक होता है ओवर सब्सक्राइब, मतलब कि 10 लाख का एप्लीकेशन है और 15 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया। कभी कभी आपने देखा होगा लोग 3 गुना, 5 गुना, 7.5 गुना लोग अप्लाई कर देते हैं, तो उस कंडीशन में कोटे के हिसाब से दे दिया जाता है। आपने सुना होगा जैसे किसी ने 5 अप्लाई किया, उसको सिर्फ 2 ही मिला, किसी को 1 ही मिलता है, किसी को मिलता ही नहीं है। ये तब होता है जब ओवर सब्सक्राइब होता है। ओवर सब्सक्राइब नहीं होगा तो जितना अप्लाई करोगे उतना मिल जाए। एनएससी और बीएससी में सब्सक्राइब और अलॉटमेंट हो जाने के बाद आपके इन्वेस्टर के पास शेयर और आपके पास पैसे। अब आपका आईपीओ का पूरा प्रोसेस खत्म। ब्रोकर में आईपीओ को कैसे अप्लाई किया जाता है, अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम वीडियो बना देंगे। आई होप कि आईपीओ से रिलेटेड आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।